नमस्कार दोस्तों। रोल ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर में हमने लास्ट वीडियो में एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को कवर किया था। इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये क्षेत्र में कितने लोग इन्वॉल्व हो रखे हैं, ये सब चीज़ समझेंगे। तो आप अगर इधर एक नज़र डालें तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज शामिल हैं जिसमें मास प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, फिलिंग कंज्यूमर डिमांड्स एंड ट्रेड। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज शामिल होती है, विनिर्माण जो इंडस्ट्री है वो शामिल होती है। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शामिल होती है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में छोटा मोटा अंतर होता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, आपका एक बिल्डिंग निर्माण हुआ, ये आपका कंस्ट्रक्शन में आया। पर मैन्युफैक्चरिंग में बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन जैसे बिस्किट्स हैं, ये क्या होती हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम भले बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या आपका शामिल होता है, उसमें ही सब आपका जूस बनाना। अब जैसे मैंगो आया तो मैंगो से जूस बनाना है, तो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शामिल होगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स, तो एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस इन्हांस इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एफिशिएंसी। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स भी शामिल होती हैं, जो कुछ जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो चीज़ें काम आती हैं उनका ही प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट्स इसमें शामिल होती हैं। फिर एनर्जी प्रोडक्शन शामिल होता है इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी इन सब चीज़ों में। फिर हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसन वर्क शामिल होता है। तो आप पाएंगे कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करता है। जैसे उसमें मैन्युफैक्चरिंग करना शामिल है, कंस्ट्रक्शन करना शामिल है। इसके अलावा इसमें आपका शामिल होता है एनर्जी प्रोडक्शन शामिल है। इसके अलावा आपका हैंडीक्राफ्ट, ये सब शामिल है। और अगर हम आगे बढ़ें और हम ये देखें कि जैसे आप देखते होंगे कि ये एनर्जी का निर्माण हो रहा है, फिर वहीं अगर आप देखेंगे कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कार वगैरह है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब अगर हम इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो अभी हाल ही में जो चीज़ें हुई अगर उसको हम देखें, तो सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 28.5% का ये योगदान देता है अपना जीडीपी में। मतलब अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 28.5 रुपीज़ जो है हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से गेन कर रहे हैं। और लगभग 20 से 25% लोग जो हैं वो इसमें काम करते हैं। अब अगर हम देखें, ये भारत की बढ़ती विनिर्माण हिस्सेदारी में बहुत अच्छा रोल निभाता है। पहली बात तो कौन सा, आपका ये इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र जो है, जैसे कि वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि 16% के आसपास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रोडक्ट, मतलब उसमें जीडीपी में योगदान तो है ही, पर इसी के नियर बाई वो जो है दुनिया में जो है 60%, 15 से 16% जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो योगदान दे रहा है भारत का। वैसे ही अगर हम देखेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो 2.8%, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर विश्व में 100 यूनिट अगर हम किसी चीज़ को मान लें तो इसमें 2.8 यूनिट जो है ये भारत का योगदान है इसमें। ठीक है, जबकि 28.8% योगदान चाइना का है पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसमें आपको इस्पात, सीमेंट, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब में वृद्धि ने औद्योगिक उत्पादन को स्थिर कर दिया है। आप देखेंगे इंडिया में खूब सारी फार्मा कंपनी है। ठीक है, फिर वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर 6.2% तक पहुंच गई, जो विद्युत और विनिर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित थी। हालांकि कमजोर निर्यात मांग और मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण 2025 की दूसरी तिमाही में धीमी होकर 3.6% हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। एमएसएमई क्षेत्र में 23.24 करोड़ लोग कार्यरत हैं तथा उद्यम सहायता के तहत 2.39 करोड़ व्यवसाय औपचारिक हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का 28.5% जीडीपी में योगदान है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का 2.8% योगदान है। विश्व में जो विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी है उसमें भारत का योगदान 2.8% है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में औद्योगिक विकास दर 6.2% तक पहुंच गई। आपको ये भी ध्यान रखना है
कि एमएसएमई क्षेत्र में 23.24 करोड़ लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें तथा उद्यम सहायता जो मिली उसके तहत 2.39 करोड़ व्यवसाय ऐसे हैं जो औपचारिक हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड हैं, मतलब कि जिनके लोग उनके लोगों को पेंशन या फिर प्रोविडेंट फंड ये सब की सुविधा मिलती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 20 से 25% के आसपास लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब करते हैं। सरकार ने कुछ काम भी किया क्या? बिल्कुल किया। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, ठीक है, योजनाओं ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में पीएलआई मतलब उत्पादन आधारित प्रोत्साहन से घरेलू उत्पादन में 17.5% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की वृद्धि हुई, जिससे मोबाइल आयात वित्त वर्ष 2015 में 78% से घटकर 2023 में 4% हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मोबाइल जो हम आयात करते थे उसमें कमी आई। फिर राज्यवार व्यावसायिक सुधारों ने औद्योगिक प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। तमिलनाडु फुटवेयर विनिर्माण में अग्रणी बनकर उभरा है, ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम में बहुत सारे जो नाइकी, एडिडास हैं, ये सब वहीं बनते हैं। तो तमिलनाडु इसमें थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस अगर हम देखें तो चैलेंजेस तो पता ही हैं, आप बेसिक बेसिक तो आपको पता ही होंगे, जैसे कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार प्रतिबंध, आपूर्ति श्रृंखला, इन सब व्यवधानों ने भारत के विनिर्माण निर्यात को धीमा कर दिया। जैसे ट्रम्प हुआ आ गया, तो जब से वो ट्रम्प हुआ आया है तो पता नहीं वो क्या क्या नीतियाँ चलाता है, इस पे सैंक्शन, उस पे सैंक्शन, फिर इजराइल और ईरान का लड़ाई झगड़ा चलना, वहाँ रूस यूक्रेन का चलना, तो ये सब चीज़ें भी ट्रेड में असर डालता है ना। अब हमारा जो झाबार पोर्ट है ईरान में, अब वो प्रभावित हो रखा है। अब हमको ईरान को कुछ भेजना है तो हम ग्वादर से तो भेजेंगे नहीं ना। फिर उसके बाद प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा बढ़ती संरक्षणवादी नीतियाँ। अब जैसे अमेरिका है, वो अमेरिका फर्स्ट का नारा देता है, प्रोटेक्शनिज्म चलाता है भाई, कि मतलब विदेशी जो मतलब भारत का जो सामान है हम आयात नहीं करेंगे, हम अपने देश में आयात करेंगे, वही बेचेंगे, इस तरीके की चीज़ें। फिर संरचनात्मक बाधाएं, जैसे एमएसएमई को विनियामक बोझ, रेगुलेटरी बोझ बहुत सारा डाल देना, सीमित वित्तीय पहुंच, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत के कारण विस्तार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब कोई एमएसएमई सेक्टर में घुसा हुआ तो इतने सारे रेगुलेशन डाल दिए जाएंगे उस पर, फिर उसको अगर कुछ करना है तो लोन नहीं मिलेगा, तो ये तमाम चुनौतियाँ रहती हैं। फिर अगर हम देखें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर बहुत कम पैसा खर्च होता है। R&D पर व्यय चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया की तुलना में कम है। मतलब आप समझिए कि चीन, अमेरिका, मैं सिर्फ अमेरिका का बताऊं तो 4% करता है अपनी जीडीपी का, 4% के आसपास। अब आप समझिए कि मान लेते हैं कि 1 लाख जीडीपी है किसकी, अमेरिका की, 1 लाख का 4% ये कर रहा है, ठीक है, तो लगभग लगभग आपका ये आएगा 440, 4,000 के आसपास, ठीक है ना। 1 लाख का 4% मोटा माटी मेरे ख्याल से 4,000 के आसपास आएगा। अब सोचिए इंडिया की जीडीपी है, इसकी 1 लाख है ना, तो इसकी 1,000 मान लीजिए, ये अपने 1,000 का 0.64 पकड़ता है। अब समझ लीजिए आप, तो मतलब कितना 64 रुपये के आसपास खर्च कर रहा है ये। तो मोटा माटी देखने वाली बात ये है कि भाई इतना R&D में इतना कम खर्च होगा तो कैसे कुछ इनोवेशन ही नहीं होगा। कुछ इनोवेशन नहीं होगा तो वो जो बाबा आदम के ज़माने की मशीनें चलती रहेंगी, फिर उसमें घिसाव भी ज़्यादा होगा, फिर वो ऊर्जा भी ज़्यादा लेंगी, तो जो कॉस्ट कटिंग हो तो हो ही नहीं पाएगी। फिर क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियाँ, भारत के वस्त्र क्षेत्र के समक्ष कपास पर निर्भरता के कारण बाधाएं हैं, जबकि वैश्विक बाजार वर्तमान में मानव निर्मित फाइबर को वरीयता दी जा रही है। मतलब हम यहाँ कॉटन पे डिपेंडेंट हैं और सिंथेटिक चीज़ें चल रही हैं, तो मतलब डिमांड मार्केट में कुछ और चल रही है, सप्लाई कुछ और किया जा रहा है, तो एक डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। फिर वित्त वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी और घरेलू उत्पादन लागत अधिक होने के कारण इस्पात निर्यात में गिरावट आई, ठीक, ये चीज़ें हैं। फिर कुछ वे फॉरवर्ड भी होगा, तो वे फॉरवर्ड ये है कि जो जो वहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ सही कर दो। तो विनियमन और व्यवसाय सुधार करो, ये जो विनियामक अनुपालन है, मतलब जो रेगुलेटरी मेजर्स लगाए रहे हैं उनको कम करो। श्रम कानूनों और जो टैक्स पॉलिसीज है इनको सरल बनाना है। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करना है। फिर जो टैक्सेशन चीज़ें उनको अच्छा करना है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस का सुदृढ़ीकरण करने से प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। निवेश और बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना है। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उच्च तकनीकी विनिर्माण में पीएलआई योजनाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि और क्या किया जा सकता है,
तो विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे और रसद में पीपीपी मॉडल आना चाहिए कि भाई जैसे ये रोड बनती है, यहाँ पे टोल बना दिए जाते हैं। अब ये मान लीजिए 50 किलोमीटर की रोड बनी, अब इसमें जितना भी जो खर्चा आया तो यहाँ पे जो टोल कंपनी है वो टोल वसूल लेगी। और मान लीजिए कि 1 करोड़ की रोड बनी, 1 करोड़ 2 साल 3 साल 4 साल जितने में कमा लेगी, उसके बाद इसको छोड़ हटा देगी, तो सरकार पे बोझ भी कम आएगा। तो ये करना चाहिए। फिर सस्टेनेबल जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो कार्बन उत्सर्जन को भी कम करना है, ये भी हमको ध्यान रखना है। जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको भी करना है कि ऐसा इतना नहीं रिसोर्स निकालने की आने वाली पीढ़ी के लिए लोहा बचे ही नहीं बेचारे फिर। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी है। फिर स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति में भी सुधार किया जाना चाहिए। फिर वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुरूप सीमेंट, इस्पात और रसायनों में ऊर्जा कुशल टेक्नोलॉजी का अंगीकरण करने की आवश्यकता है। मतलब अगर हमें बाहर कुछ भेजना है और हमारा सीमेंट उतना मजबूत नहीं है, समझिए हो सकता है आज आने वाले कुछ समय में सीमेंट और ईंट, जैसे ईंट सीमेंट वाली ईंट भी आती है, ब्रिक्स जो बनती है वो ऐस वाली बनती है जो। और तो अगर आप देखेंगे कि हो सकता है आने वाला समय ऐसा है कि सीमेंट से ही घर बन जाए, ईंट और सीमेंट से ही घर बन जाए, रेत की जरूरत ही नहीं पड़े। तो हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जो वैश्विक मानकों के लिए अच्छी हों, तो हमारा एक्सपोर्ट अच्छा बढ़ेगा। तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर हम सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि 28.5% का योगदान देता है जीडीपी में। फिर आपको ये ध्यान देना है कि 20 से 25% के आसपास लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर आपको ये ध्यान देना है कि जो मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें 25 करोड़ के आसपास लोग काम कर रहे हैं। फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि 2.8% का कंट्रीब्यूशन करता है ये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जीडीपी में 28.5%। और जो लोग हैं जिनको जॉब मिली है वो 20 से 25% लोग शामिल हैं इसमें। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, सो आई होप सो ये आपको क्लियर होगा टॉपिक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।